स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों 7 CPC की जो लेवल 1 की पोस्ट है यानी कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली थी वो फाइनली आ चुकी है। तो आरआरबी ने ये नोटिस दिया था 11 तारीख को शाम को, बट आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 12 तारीख से फॉर्म फिलिंग होंगे। तो इस वीडियो में मेरा मेन मकसद यही है कि आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस नोटिफिकेशन को लेकर बता दूं एंड टाइम बाय टाइम हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस जरूर करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी और जो भी आपको इस नोटिस से समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल हम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है वो यही है कि आपका 12 तारीख से जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आज ही से शाम 5 बजे से फॉर्म फिलिंग भरने लग जाएंगे आपके सारे फॉर्म्स, और क्लोज होगा सीधे 1 महीने बाद 12 अप्रैल को रात 12 बजने से पहले। उसके साथ ही आपको यहाँ पर बोल रखा है, ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रखी है और चालान की डेट दे रखी है कि आपको तब तक चालान और पेमेंट करनी है। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपका पेमेंट के बाद जो फाइनल वाला सबमिशन होगा ना वो आपका होगा 26 अप्रैल को, और रजिस्ट्रेशन का आपको टाइम मिल रहा है 1 महीने का 12 अप्रैल तक। साथ ही में यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में इन्होंने ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, बट हमें कह दिया गया है कि सितंबर से अक्टूबर 2019 में कभी भी हो सकते हैं। चलिए आगे हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। तो जो चीज़ बताई थी आपको लेवल 1 7 CPC पे मैट्रिक्स पर आपको रखा जाएगा यहाँ पर, और नीचे इन्होंने इंडिकेटिव वैकेंसीज दे रखी है। टोटल आपके सामने यहाँ पर जितनी वैकेंसी वो बताऊँ तो आपको यहाँ पर दिखेगी 1,03,769 वैकेंसीज, यानी काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर है। साथ ही में इन्होंने सभी चीज़ें बांट रखी हैं अलग अलग। आप अगर यहाँ देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी की टोटल वैकेंसी है 42,355 यानी 42,355। साथ ही में SC कैटेगरी की है 15,559। आपका यहाँ पर 7,984 आपकी ST कैंडिडेट की है, और OBC के 27,378 वैकेंसीज। EWS वालों के लिए भी यहाँ पर 10,381 वैकेंसीज रखी गई है, और साथ ही में ओवरऑल आपके सामने जो थी वो थी 1,03,769 वैकेंसीज। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर 20,734 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर 20,734 आपकी अप्रेंटिस के लिए भी रख रखी है। अप्रेंटिस के लिए वालों के लिए 20,734 यानी 20,734। और यहाँ पर पब्लिक पर्सन विद बैकवर्ड डिसेबिलिटी वाले जितने भी हैं उन्हें क्या लिखा गया है 4,326, एंड इसी तरह सारी वैकेंसीज ओवरऑल आपकी बन रही है 1,03,769। और मेन बात यहाँ पर यह है कि आपका यहाँ पे जो रेलवे का जो यहाँ पर दे रखा है कि आपको इतने सारे रेलवे के जोन दे रखे हैं, आपको किसी भी एक में अप्लाई करना है। तो वैकेंसी आपकी ओवरऑल ये नहीं होगी, आप जिसके लिए अप्लाई करेंगे वो आपकी होगी जिस तरह वो ऑर्डर यहाँ पर दे रखा है। आप इन्हें देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी दे रखी है इनके अकॉर्डिंगली आपको देखना है आपके किस जोन या किस रेलवे में आप भर रहे हैं। सेंट्रल रेलवे की आप देखेंगे तो आपको 9,345, इसी तरह सभी रेलवे की है। तो वो चीज़ मेनली आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो दे रखी है वो दिखाता हूँ कि जैसा हमने देखा ऊपर के 5,504 आपकी जो वैकेंसी है वो किन लोगों की है, SC ST OBC नॉन क्रीमिनल, EWS PWD एंड एक्स सर्विसमैन वालों की। तो इतनी रिजर्वेशन वालों के लिए वैकेंसीज है। चलिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन दे रखी है, जिस लाइक आपको पता होगा कि 10th पास वाले फॉर्म भर सकते हैं, ITI जो NCVT SCVT वाले हैं, अप्रेंटिस वाले भर सकते हैं। तो इनकी जो क्लोजिंग डेट आपको बोल रखी है, जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखा है हम आगे देखेंगे, तो वो आपका जो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि 12/4/2019 तब तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट और प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। ठीक है, जो वेट कर रहे हैं वो नहीं अप्लाई करेंगे, आपका तब तक हो जाना चाहिए, ये चीज़ साफ लिखी हुई है। अब आप इसके साथ देखेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें और भी ध्यान रखनी है इस चीज़ में, तो यहाँ पर आगे इन्होंने दे रखा है कि आपको सबको मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छे से देखने, आगे हम वो भी देखेंगे। और इसके आगे इन्होंने बता रखा है यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा जिस लाइक पहले आपने देखा होगा आपका ग्रुप डी में क्या हुआ था, CBT 1 CBT 2 होने के चांसेस नहीं है, बट हाँ इनके पास राइट है कि 2 भी ले सकते हैं। बट अभी CBT 1 के बारे में बताया, फॉलोड बाय PET
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा। 2 चीज़ें होंगी यहाँ पर। और साथ ही में आपको बता दूं, जो चलिए अब पहले हम ये देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा और नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला दे रखा है पहले वाला वही लगेगा। आपने देखा होगा इतना मुद्दा जिस पर उठा था वही फॉर्मूला भी लगने वाला है। बट यहाँ पर एक लाइन आपको देखिए कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द फॉर्मूला, अडॉप्ट डिफरेंट फॉर्मूले बेस्ड ऑन टेक्निकल कंसिडरेशन। तो उनके पास राइट है ऐसा कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्मूला को। तो ये चीज़ इनके पास है, ऐसा अधिकार। तो अब सोच लीजिए आप कि ये क्या क्या कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ पीईटी की बात कही गई। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 3 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको लिया जाएगा पीईटी के लिए। और यहाँ पर एक और चीज़ कही गई है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी। एंड यहाँ पर साथ में और लिखा हुआ है कि आपको जो कैंडिडेट होंगे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए बुलाए जाएंगे फॉर द, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट मोर देन द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ वैकेंसी आर कॉल्ड फॉर द पीईटी, ताकि सभी लोग जो है, जैसा कि हमने 3 टाइम्स देखा है, 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे आपको पीईटी के लिए। एंड उसके बाद फॉलो होगा डीवी एंड मेडिकल। तो थोड़े ज़्यादा कैंडिडेट्स लिए जाते हैं ताकि कुछ भी अगर उनमें स्टैंड बाय की तरह रखा जाता है, कुछ भी अगर उनके डॉक्यूमेंट या किसी में कमी होती है ताकि स्टैंड बाय कैंडिडेट को पोस्टिंग मिल जाए। एंड जिनकी डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रॉपर नहीं होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। चलिए आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं। तो जिस तरह हमने देखा कि अप्लाई करने के लिए आपको ये दे रखा है कि आपको 12/4/2019 तक कंप्लीट होना चाहिए। आप एक ही आरआरबी में आप एक ही जोन रेलवे में भर सकते हैं। आरआरबी आरआरसी का यहाँ पे लेना देना नहीं है, तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखना है। आप 2 में नहीं भर सकते हैं। एंड आपका एप्लीकेशन एक ही होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन SSLC, यानी 10th की मार्कशीट जो होगी वो लोग वही नाम लगेंगे जो 10th की मार्कशीट में आपका लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर उनके लिए जो ITI NSC वाले हैं, क्वालिफिकेशन वाले हैं, वो इंटर कर सकते हैं डिटेल्स एज पर ITI NSC सर्टिफिकेट। वो लोग 10th की ज़रूरी नहीं, वो इनकी भी डिटेल भर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। एंड आपका और इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो हम देख लेते हैं। साथ ही में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट आप भरेंगे एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आपका सारा सॉर्ट आउट किया जाएगा। और चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हम सारी इसकी देख ही लेते हैं। आपका यहाँ पर देखिएगा वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के फॉर्मेट जो हैं वो आपको नीचे दिए गए हैं। एंड उसी के अकॉर्डिंगली आपको सब रिजर्वेशन चेक करना है। आपको एनेक्जर A, एनेक्जर B इनमें सभी चीज़ों में दे रखी है। मेडिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ तो मेडिकल स्टैंडर्ड उसी प्रकार है जिस प्रकार देखे होंगे आपने। A2 में बस विदाउट ग्लास वाले, विद ग्लास वाले नहीं आएंगे। एंड आपका बाकी सब में A3 B1 सभी में विद ग्लास और विदाउट ग्लास दोनों रहेंगे। एंड आपके जो कंडीशन है वो आप देख लीजिएगा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको ये जो चैप्टर 5 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम 1 है वो पढ़ना होगा इन सभी चीज़ों के लिए। उसमें फिजिकल एंड आपका विजन दोनों टेस्ट के बारे में बता रखा है, तो आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे। एक्स सर्विसमैन वाले भी उसे पकड़ेंगे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप ये मैनुअल डाउनलोड करके पढ़ेंगे। और इन्होंने कह रखा है कि लेसिक सर्जरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग A2, A3, B1 एंड B2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको पोस्ट जो वैकेंसीज दे रखी है नीचे बिलो इस नोटिफिकेशन के, तो वहाँ पर आप जाके देखेंगे जो भी आप रेलवे ले रहे हो उसके अंडर में आपकी जो कैटेगरीज आ रही हैं वो आप नहीं बनेंगे अगर आप लेसिक सर्जरी वाले हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कहा गया है यहाँ पर और भी चीज़ें कही गई है कि A2 वाले कैंडिडेट को ध्यान देना होगा। उनके लिए मेडिकल और विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी फॉर्म भरेंगे उनको एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उस मेडिकल स्टैंडर्ड की। आगे यहाँ पर बताऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर एज लिमिट जो कही गई है 18 से 33 साल का रखी गई है। एंड यहाँ पर देखिए और लोअर और अपर एज लिमिट के लिए इन्होंने जो बताई है, लोअर एंड अपर एज लिमिट नीचे बताई गई है। और आपकी लास्ट जो होगी वो होगी 1/7/2019 यानी 1/7/2019। तो हम देख लेते हैं कि आप अगर जनरल कैंडिडेट वाले हैं तो आप 2/7/1986 के पहले जन्मे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप OBC वाले हैं तो आप 2/7/1983 के पहले जन्मे तो नहीं भर सकते। SC/ST वाले 2/7/1981 के पहले जन्मे वाले नहीं भर सकते। और आप 1/7/2001 के बाद जन्मे हैं, उसके बाद आपका बर्थ हुआ है, तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ
आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि आपको मिनिमम रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तक। एंड आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, सभी 10th बेसिस पे फॉर्म भरेंगे और ITI अप्रेंटिस वाले हैं वो ITI अप्रेंटिस के अकॉर्डिंग भरेंगे। एग्जामिनेशन फीस वही है 500 एंड 200-250, रिफंड आपका ज़रूर होगा CBT होने के बाद। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो है वर्टिकल रिजर्वेशन। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर वाले एंड नीचे EWS वालों के बारे में बताया गया है। SC ST OBC वाले और इनके फॉर्मेट सर्टिफिकेट दे रखे हैं नोटिस में नीचे, उस अकॉर्डिंगली आपको बनाना है। OBC वालों के लिए ध्यान देना है कि वहाँ पर उन्होंने ये कंडीशन दे रखी है, आपको नॉन क्रिमी का जो आपका कंडीशन आती है वो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पहले की होनी कंडीशन, आप उसमें नॉन क्रीमी में आना चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो आप नहीं OBC के लिए कहलाएंगे और आपको जनरल कैंडिडेट की तरह काउंट किया जाएगा और आपको जनरल के अकॉर्डिंग मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में रख के पोस्टिंग मिलेगी। तो ये सब चीज़ें स्टेट कर लो, आपके जो सर्टिफिकेट रिलेटेड है वो आप अच्छे से पढ़ के बनवा लीजिएगा। EWS वालों की कंडीशन वही है, मैं 5 से 6 वीडियो बना चुका हूँ। जिस तरह हमने देखा कि आपका जो NTPC का फॉर्म में यस और नो का ऑप्शन है, आप यस और नो करके EWS को बता सकते हैं जी, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट बन नहीं रहे हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने कंडीशन नहीं लिखी, यही वही पुरानी चीज़ें लिख दी है कि आपको EWS होना चाहिए लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट यहाँ पर हम उम्मीद है कि इस फॉर्म में भी जो ओपन होंगे कल शाम 5 बजे से, उसमें आपको मिल जाएगा यस और नो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और फॉर्मेट ये भी नीचे दे रखे और वीडियो में इन पे ऊपर सारे बता चुका हूँ ऑलरेडी, और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। इसी के साथ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन और डिसेबिलिटीज के बारे में बताया गया है। जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं इसको लेकर डिसेबिलिटी में, वो इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद ही आप सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो आप इसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया कि देखिए आपको पता है पहला तो CBT होगा, उसमें 4 ये चीज़ें होती हैं, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग एंड आपका जनरल अवेयरनेस। 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 25 आपके जनरल साइंस के होंगे, 25 मैथमेटिक्स के होंगे, रीजनिंग 30 है सबसे ज़्यादा एंड जनरल अवेयरनेस आपके 20 मार्क्स के। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। नीचे इन्होंने सिलेबस बता रखा है। स्क्राइब वाले जो रहेंगे आपका जो रहेंगे उन्हें 120 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड यहाँ पर देखिएगा इसके साथ आपको नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3 एंड मिनिमम ये दे रखा है एलिजिबिलिटी, बट ये कोई मायने नहीं रखता, कट ऑफ पे सब कुछ डिपेंड करता है। एंड आप जानते हैं कट ऑफ का क्या मैटर हो रहा है इस बार, एंड नॉर्मलाइजेशन हो रहा है इस कारण से। तो उम्मीद है कि इसमें क्या होता है देखा जाए, बट हाँ इस पर भी वही नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लग रहा है, इसलिए आपको उसी प्रकार के मार्क्स देखने को मिलेंगे और काफ़ी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म भरने वाले हैं। तो फिर वही शिफ्टों का मैटर होने वाला है इस बार। यहाँ सिलेबस दे रखा है सारा, आप सिलेबस देखिए वही है जो एग्जाम में पहले आता रहा है सभी RRB में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी कुछ चेंजेस नहीं है, वही चीज़ कही गई है। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 20 kg का, फीमेल वाले हैं तो 100 मीटर तक 20 kg का वजन उठाना है एंड 35 किलोग्राम यानी 35 किलोग्राम आपको 100 मीटर दौड़ाना है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको उठा के चलना है। साथ ही में आपको कहा गया 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर रन करना है मेल कैंडिडेट वाले एंड 1000 मीटर आपको 5 मिनट 40 सेकेंड में रन करना है, वो है फीमेल कैंडिडेट वाले के लिए। तो ये PET है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल होने वाला है। और साथ ही में यहाँ पर लिखा गया है पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को आपको सिर्फ मेडिकल एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब फॉर PWD वालों के लिए पास करना है, अदरवाइज आपको PET नहीं देना होगा। ये चीज़ इन्होंने लिख रखी है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, क्या क्या चीज़ें, तो काफ़ी बात की बात है, इस पर हम ज़रूर बाद में डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, उसी प्रकार का है। एंड हाउ टू अप्लाई के बारे में बात बताइएगी, तो आपको ध्यान देना है सभी चीज़ें, तो आप डिटेल में अच्छे से भरेंगे ताकि आपको मॉडिफिकेशन का कोई मैटर ना हो एंड आपको सब कुछ पढ़ के अच्छे से भरनी है, कोई गलती नहीं करनी है। और फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बारे में इन्होंने कंडीशन यहाँ दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। यहाँ पर स्क्राइब वाले अगर जो रख रहेंगे स्क्राइब, उनको एक एक्स्ट्रा स्क्राइब फोटो लगाना होगा। आगे नीचे इनकी बात जो हम कह रहे हैं कि आगे इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो बात कही थी वो नीचे इन्होंने रख रखी है, वो हम सीधे हम वहीं चलते हैं एंड देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पर आपको सारे सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं और वही फॉर्मेट से जो हर एग्जाम में होते हैं, बट आपको यही फॉर्मेट में लगाना है जो इन्होंने एनेक्स्ड कर रखे हैं नीचे,
कोई अदर फॉर्मेट मत लगाइएगा, सेंट्रल के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। एसएससी और रेलवे का भी अलग फॉर्मेट है, दोनों चीज़ ध्यान रखिए। यहाँ देखिए आपको यहाँ पर सारी वैकेंसी के बारे में बता रखा है। आपको यहाँ पर देखें तो आपको पोस्ट पिरामिड, ये इतनी पोस्टें हैं आपकी अलग अलग रेलवेज में, आपको इन पोस्टों पे ध्यान रखना है। आपके मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखे हैं यहाँ पर, कौन सी पोस्ट के लिए क्या है, डिपार्टमेंट यहाँ बता रखे हैं। एंड आप अगर सुटेबिलिटी बता रखी है आपकी यहाँ पर जो डिसेबिलिटी वाले हैं, तो आप देखिएगा आपको यहाँ पर A2 कैटेगरी में डिसेबिलिटी वालों को नहीं रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल विजन अच्छा होना चाहिए। एंड साथ ही में बाकी सब में डिसेबिलिटी दे रखा है, जहाँ पर नहीं है वहाँ नो कर रखा है। यहाँ देखेंगे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर 10th पास और ITI बोला गया है, उसके साथ रिकग्नाइज बाय NCVT एंड SCVT, ठीक है। और उसके साथ और इक्विवेलेंट बताया गया, और भी कह रखा है अगर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास है ग्रांटेड बाय NCVT तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि कम से कम आपके पास ये होना चाहिए, और करके इन्होंने सारी कंडीशन लिख रखी है। यहाँ जाएंगे तो आपको अलग रेलवे में मिल जाएगा, जस्ट लाइक आपको यहाँ पर लिखा गया है सेंट्रल रेलवे, जिसका हेड है आपका मुंबई में आता है। और आपका इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर जो इन्होंने बता रखी है वो है आपकी 9345। इसी प्रकार सारे रेलवेज दे रखे हैं जहाँ पर वैकेंसी टोटल ये हैं, आपको उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म भरना होगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आए होंगे, और आप आई होप आप आगे भी इसी तरह सारे वीडियोज़ देखेंगे ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आए। और आई होप आप अब तक की जितनी भी बातें हैं वो समझ चुके होंगे, और कुछ सवाल होंगे तो ज़रूर आप पूछिएगा, हम आपका जवाब देंगे। एंड अब आगे इसमें और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसको डिटेल में हम समझेंगे, अगर कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आगे समझते रहेंगे एंड फॉर्म फिलिंग इन सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा आपको इसी जगह आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम। मेहनत करते रहिए, ख्याल रखिए अपने सेकंड का, काफ़ी एग्जाम आ रही है तो हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, सो हेल्थ का सबसे प्रॉपर ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।